बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। क्रेमलिन पर हमले की कोशिश, पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लग रहा है। हमले से पहले ड्रोन को मार गिराया गया। पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप, हमले से पहले ड्रोन को मार गिराया गया। रूसी सेना ने हमले को नाकाम किया है। पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है क्रेमलिन, तो क्रेमलिन पर हमले पर रूस जो है वो दावा कर रहा है कि क्रेमलिन पर हमला किया गया। हमले से पहले ड्रोन को मार गिराया गया। क्रेमलिन जो है वो दफ्तर है जहां पर पुतिन का यह आधिकारिक दफ्तर है क्रेमलिन पर हमले की कोशिश जो है वो की गई है। राकेश कुमार सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरी खबर? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि पुतिन का जो आधिकारिक दफ्तर है उस पर हमला करने की कोशिश की गई। देखिए, क्रेमलिन की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यानी क्रेमलिन पर जो है ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रेमलिन पर जो हमला किया गया। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अपने देश में नहीं थे, तो ये साफ तौर पर जो क्रेमलिन की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो भी इस कृत्य को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि रूस और यूक्रेन में और जो है आक्रमण जो है खासतौर पर रूस की ओर से किया जाएगा यूक्रेन पर। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए हमला किया जाना। राकेश, क्योंकि ड्रोन को मार गिराया गया है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम समझें, क्योंकि हमने देखा किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जैसे हालात, युद्ध वहां पर हो रहे हैं, लगातार रूस जो है वो हमला कर रहा है। ऐसे में क्रेमलिन यानी कि जो आधिकारिक दफ्तर है उस पर हमला करना, इसके पीछे की वजह और पीछे कौन सी साजिशें हो सकती है, इसको लेकर जांच तो होगी ही। अजय जांडियाल भी इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, क्रेमलिन पर जो ड्रोन उड़ रहे थे उनको मार गिराया गया है, लेकिन इसके पीछे, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इससे पहले कई बार भी इस तरह की खबरें सामने आई है कि पुतिन पर हमले की कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हालात चल रहे थे, दोनों देशों में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जो है, युद्ध के हालात में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई भी देश जो है वो ऐसी कोशिश कर सकता है। और खासतौर पे आप देखें, अगर पुतिन पर हमला करने की पहले से आशंका जताई जा रही थी और उसी बीच ऐसा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं इसे प्लान तरीके से किया जाना था, इसीलिए ऐसा अटेम्प्ट हुआ है। और क्रेमलिन की तरफ से अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि ये जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को टारगेट करने के लिए किया गया था, मगर उसे फॉइल कर दिया गया है, उसे नाकाम कर दिया गया है। उसके बाद अब जो जवाब दिया गया है वो साफ कहा गया है, जो प्रेसिडेंट ऑफिस पुतिन के ऑफिस से जो निकला है बयान, उसमें कहा गया है कि वो जो हमला हुआ है प्रेसिडेंट को असैसिनेशन का, पुतिन के असैसिनेशन का, उसे नाकाम कर दिया गया है, मगर उसके साथ साथ अब हमारे पास पूरा हक है इसका जवाब देने का। कैसे देंगे, कब देंगे, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ये साफ एक आशंका बन जाती है कि आने वाले दिनों में अब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वो जंग जो चल रही है पिछले काफी समय से, वो और तेज हो सकती है, क्योंकि पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश का अगर दावा किया है, इससे साफ हो जाता है कि क्रेमलिन की ये स्टेटमेंट जो है वो साफ दर्शाती है कि आने वाले दिनों में अब दोनों देशों के दरमियान जो है वो हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए अजय जांडियाल, आप भी रहिएगा हमारे साथ और साथ ही राकेश आप भी रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन जरा तस्वीरें एक बार देख लीजिए कि किस तरह से क्रेमलिन पर हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। ड्रोन के जरिए ये हमला जो है वो किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर को देखिए। ये वही दफ्तर है, आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का, जिस पर ड्रोन जो है ऊपर उड़ते हुए नजर आए। उसके बाद हालांकि ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन कैसे इस पूरे हमले को नाकाम किया है रूस ने, ये भी समझिए। और किस तरह से जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है क्रेमलिन, जिस पर ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। हालांकि ड्रोन को मार गिराया गया है, ये रूस की तरफ से कहा गया, लेकिन इसके पीछे यूक्रेन, ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से, रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमले की कोशिश की गई, यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया, ऐसा रूस की तरफ से
कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, युद्ध चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, यूक्रेन ने पुतिन को जान से मारने की कोशिश की, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं? रूस की तरफ से जो हमले हैं यूक्रेन पर, वो अब और तेज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा है। कई बार यूक्रेन ने कुछ ये कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान रूस को जब भी पहुंचाया है, तब बड़े बड़े हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो अब मंडरा रहा है टैक्टिकल न्यूक का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय पर निशाना बनाने की जो कोशिश की गई, जिस तरह से आप धुआं उठते देख रही हैं तस्वीर में साफ तौर पर, इससे क्रेमलिन जो है काफी नाराज है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी बड़ी खबर आ रही है रूस से, उसके मुताबिक पुतिन जो है आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रूस से, जिसमें ये साफ दिखाता है कि क्रेमलिन की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उससे भी स्पष्ट होता है कि जो भी इसके परपेट्रेटर हैं उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो साफ समझ सकती हैं कि टैक्टिकल न्यूक का खतरा अब मंडरा रहा है। बिल्कुल। और राकेश, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब आपात बैठक जो है वो पुतिन ने बुला ली है, और हो सकता है कोई बड़ा फैसला जो है वो यूक्रेन को लेकर या लिया जा सके, या इस पूरे हमले को लेकर किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई, कितने ड्रोन वहां पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्रेमलिन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट क्या दिया गया है? देखिए, क्रेमलिन की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि पुतिन पर जो है उनकी मारने की कोशिश हुई है, और ये हमला किसने किया है उसे उन्हें पता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी मीटिंग चल रही है, जो इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, वो अपने आप में एक जो टॉप जो उनके अधिकारी हैं उसके साथ बैठक चल रही है, और उसमें ये तय किया जाएगा कि जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन ये सूत्रों की माने तो टैक्टिकल न्यूक का खतरा अब मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर रूस अगर बड़ा कदम उठाता है, तो अब समझ सकती हैं कि इसका जो असर वो काफी व्यापक होगा। बिल्कुल, इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। कोई भी बड़ा कदम जो है वो रूस की तरफ से उठाया जा सकता है। अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से हमला हुआ है, हमले की कोशिश जो है पुतिन पर की गई है, इस पर सीधा आरोप जो है रूस यूक्रेन पर लगा रहा है, और हमने देखा इससे पहले भी पुतिन के तमाम जो करीबी हैं उन पर हमले जो हैं वो किए जाते रहे हैं, अगर पिछले इस 1 साल के युद्ध के दौरान अगर हम बात करें। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि रूस इसे कैसे देखता है, और कैसे ये कहा जा सकता है कि रिटेलिएट होता हुआ नजर आएगा, कैसे इस हमले का जवाब रूस जो है वो देता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में अगर हम देखें तो युद्ध जो है वो और ज्यादा इस पूरे हमले के गंभीर परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से ये कोशिश हुई है पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से, अगर क्योंकि रशिया ने ये क्लेम किया है, तो ये बड़ी साफ सी बात है कि उसका रिटेलिएशन बड़ा इफेक्टिव जो है और बड़े लेवल पर करने की तैयारी रशिया भी करेगा। दूसरी चीज, रशिया ने ये क्लेम किया है तो ये भी साफ बात है कि अगर ये कोशिश सही मायने में यूक्रेन की तरफ से हुई है, तो उसमें यूक्रेन का मकसद बड़ा साफ होगा, इस युद्ध को अंत करना है। क्योंकि यूक्रेन को पता है, छोटा देश है, उसे पता है कि अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे तो कई सालों तक भी ना तो रशिया को हम हरा सकते हैं और ना ही इस युद्ध का खात्मा हो सकता है। शायद इसी कोशिश से कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट किया गया हो सकता है। हालांकि यूक्रेन इस पे क्या क्लेम करता है ये देखना होगा, क्योंकि ड्रोन देखे गए मंडराते जब क्रेमलिन पर, उसके बाद उनको मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखनी पड़ेगी हमें कि इसके बाद यूक्रेन क्या कहता है। मगर अगर ये कोशिश वहां से हुई है तो कोशिश बड़े लेवल की थी। उनको लगा कि अगर पुतिन पर की असैसिनेशन होती है तो कहीं ना कहीं इस जंग को जीतने का ऐलान हम कर सकते हैं। ये जंग के दौर में, वार जोन में जो है वो किसी भी हद तक जो है कोई भी सेना या कोई भी देश जो है वो जा सकता है, क्योंकि अब 1 साल से युद्ध चल रहा है। मगर अब देखना होगा, क्योंकि जो अगर ये अटेम्प्ट जो रशिया ने कहा है अगर ये था, ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके बाद यूक्रेन की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा उसका इंपैक्ट भी काफी भयानक होगा। उसकी भी कोशिश यही होगी कि
अब इस जंग का सही असल जो चेहरा है वो यूक्रेन देखे। इसीलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जंग के हालात जो हैं वो और खराब हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। हमने देखा कि हजारों लोग जो हैं, सैनिक जो हैं, वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में बमबारमेंट की थी, उसके बाद कई बिल्डिंग, कई शहर तबाह हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे राकेश जी ने कहा कि इस वक्त आपातकालीन बैठक जो है वो पुतिन ने बुलाई है, तो इसका मकसद साफ है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, कैसे यूक्रेन को, और खासतौर पर अगर आपको बता दूं कि जेलेंस्की को लगातार अमेरिका से और तमाम देशों से जो सपोर्ट मिल रहा था, उसके कारण कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर पाए हैं इतने समय तक। और अगर इसके बाद अब जवाब देता है रशिया और भयानक तौर पर इस युद्ध को आगे करता है, तेज करता है, तो यूक्रेन क्या करेगा ये देखना होगा। बिल्कुल, अब यूक्रेन क्या करता है और साथ ही रूस इस पूरे हमले को किस तरह से देखता है और किस लेवल पर जवाबी कार्रवाई जो है वो अब रूस करता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। आप दोनों रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस हमले को करने की कोशिश जो है वो की गई। 2 ड्रोन जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि इन तस्वीरों को हमने ब्लर किया हुआ है और धुआं जो है वो आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। क्रेमलिन यानी कि पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है ये, जिस पर 2 ड्रोन जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको मार गिराया गया है और इन्हीं ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने पुतिन को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रपति आवास पर हमले की कोशिश हुई है। यूक्रेन के 2 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच रूस ये भी कह रहा है कि हमें अब ये कहा जा सकता है कि हमें अब कार्रवाई का अधिकार भी है, इस पर हम कार्रवाई करें, ये भी अधिकार है रूस के पास। और क्योंकि इस पूरे हमले को लेकर अगर हम देखें तो आने वाले समय में, क्योंकि अब और ज्यादा स्थितियां जो है वो गंभीर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार हमने देखा है जब जब यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और रूस की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई है तो हमने देखा है उसके घातक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। राकेश इस पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं, मेजर अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एक बार और आपके पास आना चाहूंगी, 9 मई को विक्ट्री परेड है, उससे ठीक पहले ये हमले के क्या मायने हैं, क्या समझा जाए? देखिए, जो अभी मैं यही जानकारी आपको देना चाह रहा था अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को, कि 9 मई को विक्ट्री परेड और उससे पहले इस तरह की ड्रोन के जरिए, 2 ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और रही बात कि आखिरकार जिस तरह से ये अटैक किया गया है, 81 साल बाद जो है ये दूसरा अटैक है क्रेमलिन पर, यानी 1942 में क्रेमलिन पर जो है अटैक हुआ था और उसके बाद आप अभी देख रही हैं कि किस तरह से अटैक किया गया। अब जो रूस से खबर आ रही है कि विक्ट्री परेड तयशुदा कार्यक्रम के तहत होगा, ये बड़ी खबर है रूस से जो आ रही है कि तयशुदा कार्यक्रम के तहत जो है 9 मई को विक्ट्री परेड होगा। रही बात कि जो इमरजेंसी में अटैक है उसको पुतिन ने बुलाया है, वो खासा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ा फैसला क्या, जो कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इस बात को लेकर जो अंदेशा जता रहे हैं कि जो अगला कदम हो सकता है टैक्टिकल न्यूक का, अगर रसिया उस पर विचार करता है या उस कदम को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में इसका व्यापक असर होगा, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं। चलिए राकेश, आपके पास आएंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। मेजर अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए। मेजर शाह, कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि क्रेमलिन पर हमला हुआ जो कि आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का, और इस हमले को लेकर रूस कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से यह हमला हुआ है और हमें जवाबी कार्रवाई का हक है। आने वाले समय में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध को देखें तो और ज्यादा घातक परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ये दोनों देश जो हैं, रूस और यूक्रेन, तो युद्ध पे हैं। 24 फरवरी पिछले साल ही 2022 में युद्ध घोषित कर दिया गया था और ये युद्ध पे हैं। अब युद्ध जब है तो इसमें युद्ध में ये नियम तो है नहीं कि क्रिमिनल पे हमला नहीं होगा, राष्ट्रपति भवन पे हमला नहीं होएगा, केवल हम फौजी सोल्जर उनके मारेंगे, उनके जनरल नहीं मारेंगे, उनके मिनिस्टर नहीं मारेंगे। ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है युद्ध में। युद्ध में जहाँ पे तहस नहस करने का मौका मिलता है वहां पे तहस नहस होती है। जहां तक जितना बचा सकते हैं उतना बचाव रहता है। आप बचा लिए, उसको बचाना है जहां बचाना है। लेकिन जो हमलावर है जो दोनों देशों में से, वो तो हमला करेगा और जिसपे हमला हुआ वो ईट, उस ईट का जवाब भी पत्थर से देगा।
तो इस पे तो मैं कुछ ये इसको मैं नॉर्मल एक वॉर सिनेरियो मानता हूं। और ये वॉर थमी नहीं थी बीच में कि भाई कि अचानक सीज फायर हो और सीज फायर के दौरान ऐसा हमला हो गया हो। ऑलरेडी वॉर में है, ये अलग बात है वॉर में है और सीज फायर नहीं हुआ है, ये अलग बात है कि उस दौरान अगर गोलियां नहीं चली दोनों तरफ से, उस दौरान तहस नहस नहीं मची दोनों तरफ से, उस दौरान कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, तो कोई बात, उसको मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन है तो फिर भी वो डिक्लेयर्ड वॉर। लेकिन मेजर शाह, ये तो बड़ी बात है ना कि राष्ट्रपति आवास पर अगर हमले की कोशिश हुई है तो एक तरफ से तो ये भी कहा जा सकता है कि पुतिन की सुरक्षा में भी कुछ ना कुछ चूक हुई है, और दूसरा बड़ा हमला तो है, हालांकि दो ड्रोन जो उड़ रहे थे उनको मार गिराया गया है। जी देखिए, ड्रोन्स को तो मार गिराया गया है और राष्ट्रपति भवन पे हमला हुआ है, तो बहुत बड़ी बात तो है ही है इसमें। लेकिन कहीं पे भी कोई भी जंग के कोई ऐसे नियम तो है नहीं कि सरहद पे जो सिपाही है वो ही शहीद होएगा और आगे जो सुप्रीम कमांडर है, जो राष्ट्रपति है, उस पे हम हमला नहीं करेंगे। जब आप जंग में हैं तो जंग में है, मैदान जंग में है। और एक और लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा था, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। तो जब भी आप किसी फौजी से बात करेंगे और जंग के बारे में, बहुत दुखद बात होगी, उसको बहुत दिल रोएगा, बहुत तकलीफ होगी जंग के बारे में उसको बात करने की, कि बहुत ये खुशी की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो फौजी जंग के लिए तैयार है, एट द सेम टाइम वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनको मालूम है जंग से जो नुकसान होता है, जो कैजुअलिटी होती हैं, वो मतलब आपको क्या बताऊं, वो बहुत ऐसी तह से बचती है कि ऐसे ताबड़तोड़ हमले होते हैं। ताबड़तोड़ हमले अगर रुक भी जाए कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि सीज फायर हो गई है या जंग रुक गया है। तो उस दौरान, जंग के दौरान पे राष्ट्रपति भवन पे हमला हुआ है, इसको मैं कोई ऐसी बड़ी खबर, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मेरी नजर से देखा जाए तो मैं ऐसे देखता नहीं। मैं इसको देखता हूँ एक वॉर लाइक सिनेरियो, एक वॉर लाइक सिनेरियो है। लेकिन बात ऐसी है, वॉर लाइक सिनेरियो में भी सिविलियन एरिया जो हैं, जैसे अस्पताल हो गए या बच्चों के स्कूल हो गए या सिविल रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, वहां पे हमला नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी वहां पे हमला नहीं करेगी। लेकिन अगर जब वो टारगेट करते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन को, तो यानी कि इनको ये चाहते हैं एक तरीके से डायरेक्ट उसको, जैसे कि सलामी स्लाइसिंग होती है, आप डायरेक्ट घुस के आप कब्जा कर दिए, आप डायरेक्ट वहां पे हमला कर दिए। एक मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, एक चेस का गेम होता है, चेस में खेलते हैं शतरंज, उसमें यहाँ तो कोई नियम नहीं है कि आप केवल सिपाही को मारते रहेंगे, आप किंग को चेकमेट नहीं करेंगे या आप रानी को नहीं मारेंगे, ऐसा होता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात ताकि हर कोई समझ जाए कि एक जंग का सिनेरियो में क्या होता है। तो उसमें ये तो नियम लिखा नहीं है कि आप जनरल को नहीं मारेंगे, आप केवल सिपाही को ही मारेंगे, आप मेजर को नहीं मारेंगे या केवल कप्तान को मारेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मैं इसको मैं एक नॉर्मल वॉर लाइक सिनेरियो देख रहा हूँ, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी भी मैं इसको थमता हुआ नहीं देखता हूँ। अभी भी मैं रूस और यूक्रेन की जंग को और लंबा खींचते हुए देख रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल रूस यूक्रेन की जंग अब और लंबी खिंचती हुई नजर आएगी। मेजर शाह रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर आपसे चर्चा करेंगे। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए। अजय, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि बैक टू बैक अगर हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं, दोनों देश लगातार, रूस और यूक्रेन, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस का इस हद तक अगर हम देखें तो यूक्रेन जो है वो पूरी तरह से तबाह होने की स्थिति में पहुंच गया है। और अब ये हमला जो कि पुतिन के दफ्तर पर हुआ है, क्रेमलिन पर हुआ है, इसके बाद अब युद्ध में अगर हम बात करें, दोनों देशों के बीच की स्थितियां जो हैं अब और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसका जवाबी कार्रवाई तो जरूर रूस देगा, आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हुआ है उसके बाद ये बड़ी साफ सी बात है कि अब रूस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि बात यहां पर प्रेसिडेंट को के असैसिनेशन की जो है हो रही है। और इसीलिए जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हुआ है, इससे बड़ी साफ बात हो जाती है कि आने वाले दिन में युद्ध और तेज होगा। पहले आपको बता दूं कि एक उम्मीद ये जताई जा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच में शांति थी, दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं जो फायरिंग का सिलसिला था वो कम हुआ था। लगा था कि शायद जो बाकी देश जो हैं दुनिया के, जो दबाव बना रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शांति की तरफ एक बार फिर से रूस बढ़े। मगर ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश की गई है और रूस ने इसका दावा किया है कि उन्होंने उन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है, उसके बाद एक स्टेटमेंट जो आता है उसको सोचिए, उसमें साफ कहा गया है कि जिस तरीके से पुतिन पर हमला किया गया है, राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया है, उसमें साफ हो जाता है कि
यूक्रेन जो है वो उनको मारना चाहता था। जी। और खासतौर पे विक्ट्री डे परेड से पहले अगर ये कोशिश हुई है, 9 मई जो है से पहले अगर ये कोशिश हुई है, वो साफ हो जाता है कि इनकी कोशिश कहीं ना कहीं इस जगह पर जो रूस के प्रेसिडेंट हैं उनको मारने की थी, और इस पर बड़ा हमला करके इस युद्ध में कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो गेम चेंजर बनना चाहता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसमें कहा गया है कि वो जवाब देगा अपने भी हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी, क्योंकि विक्ट्री डे से पहले 9 मई को विक्ट्री डे है और परेड भी होगी रूस में, उससे ठीक पहले अगर पुतिन के आधिकारिक दफ्तर पर यह हमला होता है तो इसे आप कैसे देखते हैं, और सीधा आरोप जो है रूस अब यूक्रेन पर लगा रहा है? शिवदान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिवदान जी तक, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा तस्वीर देखिए, ये क्रेमलिन की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आया और फिर किस तरह से ड्रोन को मार गिराया गया है। 2 ड्रोन जो है वो आपको उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, फिर आग का गोला जो है वो आसमान में आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्रेमलिन की ये तस्वीर है जो कि पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है, और राष्ट्रपति आवास पर हमला होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके जरिए समझिए कि किस तरह से ये हमला जो है वो पुतिन पर करने की कोशिश की गई, यूक्रेन ने पुतिन को जान से मारने की कोशिश की, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब हमें जवाबी कार्रवाई देने का पूरा हक है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और 9 मई को विक्ट्री डे है, विक्ट्री डे पर परेड होगी रूस में, और उससे ठीक पहले इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, किसी तरह का कोई क्रेमलिन को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से 2 ड्रोन जो है वो उड़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और फिर दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। एक आग का गोला जो है वो आपको आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। हमारे साथ लगातार तमाम रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शिवदान सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विक्ट्री डे से पहले ठीक ये हमला करने की कोशिश जो है क्रेमलिन पर की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, ये शुरू से ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को कि देखिए मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है विक्ट्री दिवस से पहले। पर उन्होंने इस हरकत को करके इस युद्ध को और लंबा खींच दिया है और अपने विनाश को उन्होंने इनवाइट कर लिया है, क्योंकि रूस जो है एक महाशक्तिशाली देश है विश्व का, और अभी तक रूस ने अपनी पूरी जो शक्तियां हैं वो यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल नहीं की हैं, जान करके कि इससे महाविनाश होगा वहां पर। मगर इस तरह की हरकतों से अब ये पूरा क्लियर हो गया है कि रूस भी अभी कोई अपने एफर्ट्स को स्पेयर नहीं करेगा और इसका करारा जवाब यूक्रेन को देगा। इसलिए जो पूरा विश्व शांति की कल्पना कर रहा था, अब वो शांति वहां से दूर चली गई है। शिवदान जी, क्योंकि आप शांति का जिक्र कर रहे हैं और हमने देखा पिछले समय में दोनों देशों के बीच कुछ हद तक शांति नजर भी आई थी, हमले जो है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कम हो गए थे, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो आप किस तरफ देख रहे हैं? अब युद्ध का रुख जो है वो किस तरफ आपको मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, युद्ध का रुख अभी विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी रूस इसके रिटेलिएशन में कोई सख्त एक्शन करेगा और जिससे यूक्रेन का बहुत बड़ा विनाश होने की आशंका की जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि हो सकता है इस विनाश के बाद में ये एक निर्णायक विनाश हो और ये युद्ध समाप्त हो जाए। चलिए, शिवदान सिंह जी की तरफ से कहा गया कि हो सकता है ये निर्णायक, क्योंकि बात कर रहे हैं जिस तरह से रिटेलिएट तो करेगा ही रूस, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है रूस की तरफ से अब हमें कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है जिस तरह से ये हमला किया गया। लेकिन इन सब के बीच जरा समझने की क्या ये भी जरूरत है मेजर शाह, क्या कहीं ना कहीं कुछ चूक जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो नो फ्लाइंग जोन में होता है, हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जरा समझाने की आप कोशिश भी करिएगा कि किस तरह से आसमान में 2 ड्रोन जो है वो उड़ते हुए नजर आते हैं। फिर दोनों ड्रोन को हालांकि क्रेमलिन में जो तमाम अधिकारी, जो सुरक्षा गार्ड्स मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से मार गिराया जाता है, ये कार्रवाई होती है। लेकिन कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, इस पर भी जांच कहीं ना कहीं रूस की तरफ से होगी। मेजर शाह जी, जांच तो बिल्कुल होगी रूस में, और रूस इस पे चुप बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो इस ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जाहिर सी बात है।
उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर, दोनों जंग पे हैं, तो जंग के नियम है कि आप, ये तो नहीं है कि आप केवल सिपाही को मारेंगे और राष्ट्रपति को नहीं मारेंगे या चीफ को नहीं मारेंगे या जनरल को नहीं मारेंगे। तो उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। ये एक जंग की एक बड़ी नॉर्मल कार्रवाई है, इसको मैं तो ऐसे देखूंगा। लेकिन हाँ, जी हाँ, ये बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रूस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। प्रेसिडेंट पुतिन अभी इसको और इस पे हमले, ताबड़तोड़ हमले करेंगे। वो चुप हो गए थोड़ी देर वो ब्रेक लिया था, रिस्पाइट ली थी। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन भी वैसे थोड़ी बेवकूफी भी कर रहा है, अगर मैं सच बोलूं तो। अब आप देखिए क्या मतलब था, वॉर ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन पे है। कल की बात है, कल की खबर है कि रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ट्वीट जाता है जहां पे हमारी गॉडेस मां काली को दिखाया गया है कि मैरिलिन मोनरो के पोज में कोई मस्करापन है, लोग मर रहे हैं, और ये बाद में ये ट्वीट को निकालते हैं और माफी भी मांगते हैं। लेकिन ये मस्करापन है, ये क्या है, ये मजाक बना रखा है इस तरीके से। तो मैं बोलूंगा कि इन लोगों को अपने वॉर पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि रूस अभी इन पे ताबड़तोड़ हमले करेगा। अब रूस ने भी हमारा सपोर्ट किया इसमें और बोला कि भाई इनको कदर नहीं है, इनको ये किसी के भी मजहब को की इंसल्ट कर रहे हैं ये। तो उस तरीके से ये बात भी मैं कहूंगा, तो ये बचपना जिसने भी ये ट्वीट लगाया था वैसे कल, ये गॉडेस काली का, माफी मांगना अलग बात है, उस पर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। अरे जंग का माहौल है, लोग मर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, अभी इनकी खैर नहीं। आपको लगता है अगर कि रूस, या किसी को भी लगता हो जो हमें सुन रहे हैं, कि रूस चुप बैठेगा? रूस ताबड़तोड़ हमला करेगा, इनकी शामत आ जाएगी इसके बाद। तो इनको समझदारी से, जोश से नहीं, होश से, और मस्करापन बिल्कुल ना करें। सीरियस बात है, बहुत सीरियस मुद्दा है, लोग मर रहे हैं। तो उसके इसलिए बात ऐसी है, अब इनको तैयार रहना होगा कि किसी भी वक्त कहीं पे भी अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है इनकी। जो अगर लोग सोच रहे हैं कि हमारी मस्करापन कर सकते हैं और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि अब जंग जो है वो खत्म होने की स्थितियों में नजर भी नहीं आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। क्रेमलिन पर हमले पर रूस का बड़ा बयान सामने आया। ड्रोन हमले का हम बदला लेंगे, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूस का दावा, यूक्रेन ने ये हमला किया है। बड़ी खबर, क्रेमलिन पर हमले पर रूस का बयान सामने आया है, इसका बदला हम लेंगे, और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला किया। लेकिन एक बार जरा तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्रेमलिन पर जो हमले की कोशिश जो है वो की गई। ये जरा तस्वीर देखिए, पूरी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा दिखाइए। और ये जो है क्रेमलिन दफ्तर, ऊपर आपको फ्लैग जो है वो नजर आ रहा होगा, और फ्लैग के आसपास आपको एक ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, और इस ड्रोन को मार गिराया गया। हवा आग का गोला जो है वो आसमान में आपको दिख रहा होगा। एक और ड्रोन पीछे से आता है, उससे भी मार गिराया जाता है। ये वही दफ्तर है जहां पर रूसी राष्ट्रपति यानी कि पुतिन जो है वो बैठते हैं, उनका आधिकारिक दफ्तर है। और राष्ट्रपति आवास पर हमला होने के मायने आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में 9 मई को विक्ट्री डे है, जिसे पूरा रूस जो है वो सेलिब्रेट करता है। बहुत बड़ा दिन होता है रूस के लिए, और ऐसे में ठीक उससे पहले अगर ये हमला होता है तो इसको रूस बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे साथ राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, क्योंकि अब साफ तौर पर जिन दोनों देशों यूक्रेन और रूस के बीच हम ये कह रहे थे कि लगातार अब स्थितियां जो है वो थोड़ा थम जाएंगी, और स्थितियां थम भी गई थी, लेकिन अब वही युद्ध जो है वो ये कहा जा सकता है कि और आक्रामक मोड में नजर आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि इस पर रूस जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए, अब जो है दोनों देशों के बीच जो स्थिति है, अब युद्ध जो है एस्केलेट करेगा। फिनलैंड में है जेलेंस्की, और जिस तरह से वहां से उन्होंने बयान दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वर्ष जो है उनके लिए जीत का वर्ष होगा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उनकी सेना और आक्रामक हमला करेगी। तो ये बयान और भड़काएगा, और पुतिन जो है इस पूरे मसले को लेकर जो आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं वो खासा महत्वपूर्ण है। जैसा मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि जो न्यूक जो का खतरा है, न्यूक इस्तेमाल का जो खतरा है वो काफी बढ़ गया है। और जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पूरे एयर डिफेंस कोर जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ जो मॉस्को में ड्रोन के उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के जो मॉस्को के मेयर के हवाले से ये खबर आ रही है।
चलिए ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे राकेश। और इसके साथ ही मेजर शाह मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस हमले के बाद कहीं ना कहीं अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो वो है बढ़ता जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर तो ये कहा जा सकता है कि रूस जो है वो करारा जवाब कहीं ना कहीं देगा। नहीं, मुझे लगता नहीं अभी भी न्यूक्लियर वॉर की बात आई है, इतनी गंभीरता होने के बावजूद भी। हाँ, धमकी जरूर देगा रूस न्यूक्लियर जाने की, लेकिन न्यूक्लियर वेपन अभी नहीं खोलेगा वो। और ये हालांकि बहुत लोग इसमें अनुमान लगाए हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्टेबल है नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये 8 तारीख को जंग रुकेगी या अगले महीने रुकेगी या कब रुकेगी। कुछ उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है अभी सिनेरियो। और रही बात परमाणु हथियारों की, बीच में आपको याद है बहुत घमासान हो गया था युद्ध, ये डर्टी बॉम्ब और पता नहीं किस किस तरीकों का उपयोग हुआ था यहाँ पे। और बीच में फिर कुछ शांति सी आ गई थी बिना किसी सीज फायर के या बिना किसी युद्ध थमने के। तो अचानक यही होता है, जब मोमेंट वी पुट अ गार्ड डाउन, अपना हम गार्ड नीचे करते हैं, हमला तब अचानक से आ जाता है। तो बस यूक्रेन को अभी बस देखने की जरूरत है, क्योंकि रूस चुप तो बिल्कुल बैठने वाला है नहीं, इसमें तो ये बात तय है 100%। बिल्कुल, चलिए आपको रोकना चाहूंगी मेजर शाह। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमले से जुड़ी है बड़ी खबर है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन जो है वो बंकर से काम करेंगे। ये रूस की तरफ से कहा गया। मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग के बीच ये फैसला लिया गया है। मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। मॉस्को के आसमान में नहीं उड़ेंगे ड्रोन। पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद मीटिंग में ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है, जिसमें मॉस्को में ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। मॉस्को के आसमान में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, ये मेयर की तरफ से कहा गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमला करने की कोशिश की गई। 2 ड्रोन जो है वो आपको क्रेमलिन के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। राकेश, इस पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। मॉस्को के आसमान में ड्रोन उड़ते नजर नहीं आएंगे, ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है, ये मेयर की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर को लेकर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो अब बंकर में रहकर काम करेंगे। इसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं बंकर में रहकर काम करेंगे। और 9 मई को जो विक्ट्री डे जिसका तैयारी लगातार चल रही थी, उसका जो है अपने समय पर होगा, जो कि तय सीमा है उसी समय इसकी जो अपने समय पर इसको संचालित किया जाएगा। रही बात कि पूरे जो एयर डिफेंस है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है, और साथ ही साथ सेना को भी पूरी तौर पर ये चौकस रहने को कहा गया है। यानी साफ तौर पर जो क्रेमलिन का जो बयान है उसमें ये बात का जिक्र इस बात का किया गया है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो खतरनाक होगा। तो इसको लेकर लगातार अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो रूस है अब जो है सख्त कदम उठाएगा। तो सख्त कदम जो उठाने की बात लगातार मैं कर रहा हूं कि क्या न्यूक का ये जो है इस्तेमाल कर सकता है रसिया। भले ही जिस तरह से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका अपना दावा है, लेकिन क्योंकि इस घटना ने इस क्रेमलिन पर जो हमला है वो रसिया को भड़काया है, रूस को भड़काया है। रूस को अगर अपना वजूद बचाना है तो ऐसी स्थिति में कोई भी कार्रवाई रूस कर सकता है। आपने लगातार वहां के जो टेलीविजन पर इस हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। तो ऐसे में क्या पुतिन क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात देखना होगा कि इस बैठक के बाद आखिरकार क्या पुतिन की तरफ से फैसला लिया जाता है। ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो आगे की साफ होगी कि कितना बड़ा आक्रामक ये कहा जा सकता है कि हमला जो है वो हो सकता है। इस पर रिटेलिएट जो है वो रूस की तरफ से किया जा सकता है। हमारे साथ दयाशंकर भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनसे भी आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन मेजर शाह, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि गौरी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे भी चर्चा करेंगे हम इस पर। लेकिन मेजर शाह, आपके पास मैं आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मॉस्को में ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि जो
राष्ट्रपति पुतिन है वो अब बंकर में रहकर काम करेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया और बैठक के बाद अभी देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। जी, ये बड़ा फैसला तो है, लेकिन मैं ये इसको अभी भी इतने बड़े फैसले को भी मैं आम फैसला बोलूंगा, मानूंगा अपनी तरफ, अपनी मेरी नजर से देखा जाए तो। क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि मैं आपको पहले समझाया, क्योंकि एक वॉर लाइक सिनेरियो है, वॉर मैदान जंग में दोनों देश उतरे हुए हैं, तो इसमें ये तो नहीं है कि भाई रूस बड़ा है और यूक्रेन छोटा है तो वो ही मारेगा इसको, वो मार खाने के लिए है। दोनों आपस में मारपीट जैसे कि आमतौर पे होती है वैसे ही वार कर सकते हैं एक दूसरे पे। अब जब प्रेसिडेंट पुतिन या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्यों ना सही, कोई भी जब एक बंकर, क्योंकि बंकर बॉम्ब प्रूफ है, हम बंकर से जो फाइटर पायलट होते हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं, उनसे जब बम गिरते हैं या आर्टिलरी शेलिंग होती है उससे असर नहीं पड़ता है। मैं 2 साल रहा हूं बंकर के अंदर बॉर्डर पे, तो मुझे मालूम है, तो बंकर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो बंकर में रह के काम करेंगे तो और भी अच्छा है, तो कम से कम महफूज रहेंगे। और ये आपको याद है शुरुआत में जब ऑपरेशन गंगा से पहले हमारे जब बच्चे अटके हुए थे 28,000 बच्चे, तो वो भी अंडरग्राउंड शेल्टर में उनको बिठाया गया था, उनको वहां पे पोजीशन दी गई थी, तो उससे इख्तियार अपनी बचाव रहती है। मेजर शाह आपके पास आना चाहेंगे। गौरी शंकर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। गौरी शंकर, इस पूरे हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, जो बयानबाजी का जो सिलसिला एक तरह से जब शुरू होगा तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन एक बात तय है, इस पूरे घटना को अगर देखें तो जिस तरीके से बड़ी हिम्मत जेलेंस्की की तरफ से यहाँ पर दिखाई गई है, और इस हिम्मत को रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकवादी घटना है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक खतरनाक और कह सकते हैं कि एक भयानक मंजर इसके बाद पूरा परिदृश्य दिखेगा, क्योंकि रसिया रूस जब भी इस तरह की घटना होती है तो बदला जरूर रसिया की तरफ से लिया जाता है, रूस की तरफ से लिया जाता है। और क्रेमलिन पर जिस तरीके से जो अभी आरोप लगाया जा रहा है रूस की तरफ से, अभी तो सिर्फ रूस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से अभी किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं आया है कि क्या इसमें होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि इसके बाद हमले ताबड़तोड़ होंगे, और इस हमले का जवाब यूक्रेन कैसे दे पाएगा, कैसे उसका बचाव कर पाएगा, कैसे डिफेंस कर पाएगा, बहुत ही बड़ा सवाल है दरअसल। क्योंकि क्रेमलिन पर हमले का मतलब है, देखिए जो सबसे बड़ा डर था पूरी दुनिया में कि अभी तक तो रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, कई तरह के मिसाइल गिराए जा रहे थे, यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक बात पूरी दुनिया में बड़ा संदेश जो रसिया की तरफ से दिया गया कि तुम मुझ पर हमले करके दिखाओ, मैं तुम्हें अंजाम इसका दिखाऊंगा। But in my view, it looks like that there was a message that has been conveyed to President Putin that they can also hit inside it, but that could have very severe repercussions. Sir, you talk about repercussion. My question is that as an ex-diplomat, how do you see that this kind of attacks make impression on international community also, sir? Well, international community is already very much involved, and I'm quite sure that most of the countries will not approve of it. The attack on a leader, because see, there efforts are being made to somehow bring ceasefire. So that is there, but at the same time, you know, the West versus Russia is an open thing, NATO versus Russia, which means the US, the West on the one side with Ukraine and Russia on the other side. So I think that this is now free-for-all type of thing. If that happens and that plays out, that will be a very dangerous situation. तो रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राकेश मैं आपके सामने आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां पर ड्रोन को मार गिराया गया है, ये हमले के बाद की तस्वीर है, क्रेमलिन की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही दफ्तर है जहां आधिकारिक दफ्तर राष्ट्रपति पुतिन का, जहां पर पुतिन बैठते हैं, और उस पर हमला करने की कोशिश की गई। ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आपको ड्रोन जो है तस्वीर में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर फायर जो है ड्रोन पर किया जाता है और फिर एक आग का गोला जो है वो आपको आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। एक के बाद एक ड्रोन दोनों को मार गिराया गया है। किस तरह से ये अपने आप में कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो सेफेस्ट इमारतें हैं उनमें से एक है। जैसे कि व्हाइट हाउस का नाम लिया जाता है, वैसे ही क्रेमलिन का नाम लिया जाता है कि भैया जो रूस के राष्ट्रपति जिस इमारत में रहते हैं वो अभेद है, वो अभेद किला है। वहां से रशिया के राष्ट्रपति को कहीं भी निकाला जा सकता है, उसके अंदर का क्या नक्शा है वो पूरे तरीके से नहीं पता। वहीं व्हाइट हाउस को कहा जा सकता है, वहीं शी जहां रहते हैं उस नक्शे को कहा जा सकता है, लेकिन वहां पर भले असैसिनेशन अटेम्प्ट हो ना हो, लेकिन वहां तक पहुंच के एक परसेप्शन क्रिएट कर देना और ठीक उस झंडे पे ड्रोन से हमला कर देना
कर्नल शिवदान सिंह, इसके बाद आप क्या तुरंत एंटिसिपेट कर रहे हैं? कर रहा हूं वो यह है कि इसमें न्यूक्लियर ऑप्शन तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन का संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सख्ती से उसके नियम बना रखे हैं और पूरी विश्व में रूस आइसोलेशन नहीं सह सकता। मतलब पूरे विश्व का उनको तिरस्कार मिलेगा, जो कि रूस के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए रूस न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा जो भी नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, जो इस यूक्रेन को जवाब देने के लिए, उन सब ऑप्शन पर विचार करेगा और शीघ्र ही इसका एक सख्त जवाब देगा, जिसके द्वारा यूक्रेन को एक कड़ा संदेश जाएगा कि दोबारा ऐसी हरकत आप करेंगे तो इसका जवाब इस प्रकार से होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जेलेंस्की की प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान सामने आया है, जहां पर यह कहा गया है कि क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है। ये प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया। इस पर मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहा गया है प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से जेलेंस्की के प्रेस सेक्रेटरी द्वारा बयान जारी किया गया है। उसके बारे में ये कहा गया है कि जो हमला हुआ है क्रेमलिन पर, उसकी कोई जानकारी नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये साफ तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी इससे अपने को अलग कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानती हैं, फिनलैंड के दौरे पर हैं जेलेंस्की, और लेकिन वहां जिस तरह का उनका बयान है, इससे साफ है। और जो बैठक हो रही है क्रेमलिन में, पुतिन ने जो आपातकालीन बैठक बुलाई है, वो खासा महत्वपूर्ण है। और इसमें जिस तरह से क्रेमलिन की ओर से जो बयान जारी किया गया है, उससे साफ होता है कि आखिरकार क्रेमलिन आने वाले समय में क्या कदम उठाने जा रहा है। कहा जा रहा है राकेश कि कुछ वक्त तक अभी फिनलैंड ही रहेंगे, अभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कीव हो सकता है, जिस तरीके से बीच में कीव पर किए गए थे, अटैक्स किए गए थे, अभी कीव भी सेफ नहीं है जेलेंस्की के लिए। देखिए, सही कहा आपने सचिन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, वे बंकर में रहकर काम करेंगे। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आखिरकार रूस की क्या रणनीति रहने वाली है। और जिस तरह से जो रूसी टेलीविजन पर जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो काफी जो उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में रूस के राष्ट्रपति या रूसी सेना इसको लेकर जो है बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि जिस तरह से रूस में जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिस तरह से लोगों की आनी चाहिए, उससे तीखी है। तो ऐसी स्थिति में रूस बड़ा फैसला लेगा। और भले ही ये, क्योंकि यूक्रेन को एक संदेश देने की जरूर कोशिश होगी कि आखिरकार इस तरह की जो हिमाकत का जवाब रूस देना जाएगा। वो तो पहले से कह ही रहे थे वहां पर, लेकिन हमारे साथ यूके देवनाथ भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ संजय श्रीवास्तव भी हैं। लेकिन देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ठीक है, न्यूक्लियर वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। अगर कहा जाए कि नहीं ठीक है, अभी पूरी दुनिया से इस तरीके से पंगा नहीं लेना चाहेगा, बिल्कुल एकदम आइसोलेट हो जाएगा, तमाम पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन जब अपने सर्वाइवल पे ही बात आ गई, अगर रूस की बात मान ली जाए, क्रेमलिन रिपोर्ट्स की बात मान ली जाए, अगर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट ही था और ये सफल अगर हो जाता, फिर तो अगर रहते ही नहीं पुतिन, तो फिर सर्वाइवल का तो सवाल ही नहीं होता, यहां तो फिट एंड सर्वाइवल हो जाता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रूस जो है फिलहाल तो बोल रहा है कि इस मामले में वह छानबीन कर रहा है, लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं, इससे एक चीज तो पक्का है कि रूस जो है कल से ही या शायद आज रात से ही बहुत बढ़ चढ़कर यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो शायद रूस 100 या 100 से ज्यादा ड्रोन, यूएवी, क्रूज मिसाइल या शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज जो आज रात को होने वाली है कि पिछले 435 दिन के युद्ध में अब तक कभी भी रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के रहने का जो रेसिडेंशियल एरिया था उस पर हमला नहीं किया। पिछले 400 दिन से रूस ने अब तक कभी भी जेलेंस्की के ऑफिस पर हमला नहीं किया। लेकिन लगता है कि ये जो थ्रेशोल्ड है वो ब्रीच हो गया है और अब हम शायद आज रात को या कल सुबह पहली बार ये देखेंगे
कि रूसी यूएवी क्रूज मिसाइल या रूसी टैक्टिकल मिसाइल वॉरहेड कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिशियल रेसिडेंस या ऑफिशियल जो उनका जो प्रेमाइसेस है उस पर हमला करे। ये अगर हुआ तो इस युद्ध का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होगा। रूस जो है काफी दिनों से बात कर रहा था कि वो अब बहुत जल्दी ही इस युद्ध में अपना जो आक्रामक तरीका है उसे कई गुना बढ़ाने वाला है। तो अब रूस को एक मौका मिल गया है, बहाना मिल गया है कि वो अपनी फौजों को पूरी तरह से 100% यूक्रेन के ऊपर कमिट करे। कुछ बातें जो हमने अभी तक देखी थी कि रूस ने अपनी जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, तोपखाना, उसको अभी तक डिप्लॉय नहीं किया था। इस तरह से रूस ने अभी तक अपने जो बम वर्षक विमान है, खासतौर से स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमान है, उनको डिप्लॉय नहीं किया था। तो अब रूस को एक मौका मिल गया है कि वो अपने एयर ऑफेंसिव को और बढ़ा दे, अपनी जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है उसके तादाद को भी बढ़ा दे और सीधा जो यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके संजय श्रीवास्तव, क्योंकि बड़ा हमला तो है ही, राष्ट्रपति आवास पर ये हमले की कोशिश जो है वो की गई है, क्योंकि यूके देवनाथ जी कह रहे थे कि अब जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला जो है वो रूस की तरफ से लिया जा सकता है, कि हो सकता है कि रात में ही रिटेलिएशन की पोजीशन में रूस जो है वो नजर आए। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, संजय जी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमला हुआ है इसके संबंध में रशिया को बहुत ही सावधानी के साथ चलना होगा और एक गहराई के साथ पहले इसको असर्टेन करना होगा कि क्या फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं। और एक बार अगर ये असर्टेन हो जाता है कि ये जो हमला है ये यूक्रेनियन ड्रोन्स के द्वारा किया गया है, तो फिर रशिया इसका जरूर रिटेलिएशन करेगा। और लेकिन वहीं यूक्रेन की तरफ से अब ये भी तर्क दिया जाएगा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक बहाना बना करके रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा है। तो यूक्रेन इसको डिनाई करने की कोशिश करेगा और वहीं रशिया जाहिर है कि इससे उद्वेलित है और रशिया के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं और इसको लेकर के फैक्ट्स को एसर्टेन करने की कोशिश जारी है। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके के हमले अब रशिया की मेनलैंड पे होने लगे, राष्ट्रपति के आवास पर अगर होने लगे, तो इस युद्ध का जो वर्तमान स्वरूप है उससे ये कहीं ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्केलेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और यदि इसका कोई रिटेलिएशन रशिया की तरफ से होता है, जो कि संभव है, बहुत संभव है कि एक बार सारी जांच के बाद अगर ये सिद्ध हो जाता है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ने हमला किया है, तो रशिया उसे जरूर एप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। जैसा कि देवनाथ सर कह रहे थे कि वो जो यूक्रेन के जो मेन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की को उसको टारगेट कर सकता है और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि रशिया जो है लगातार इस तरह की धमकियां देता रहा है। हमने ये भी देखा है कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्रीमिया में अटैक्स किए और क्रीमिया के जो अटैक्स के बाद जो है दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी थी कि पूरी यूक्रेन की जो मिलिट्री लीडरशिप है या पूरी लीडरशिप है उसको वो वाइप आउट करने की बात कर रहे थे। अभी हमने जस्ट 2-3 दिन पहले ये देखा ये बयान। तो अब यदि इस तरह की अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो इस युद्ध के एस्केलेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। रशिया और यूक्रेन के लिए तो खतरनाक साबित होगा ही। यदि रशिया कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसे जो भी कार्रवाई करनी होगी सर, कार्रवाई तो उससे पहले भी हो रही है और ये तो एंटिसिपेट भी नहीं किया था कितना लंबा युद्ध खिंचेगा, जेलेंस्की इतना ज्यादा जो है यहां पर सर्वाइव करेंगे और यूक्रेन जो इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। लेकिन अब बात जब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रूस के सर्वा पर ही अटैक करने की आ जाए, जो कि फिलहाल रूस बता रहा है, तो उसका जवाब रशिया किस तरीके से देगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद अहम है। अनन्या इस वक्त मेरे साथ जो है इन तस्वीरों को और बारीकी से जो है एलैबोरेट करके बताएंगी कि आखिरकार इन तस्वीरों का मतलब है क्या। बिल्कुल, इस तस्वीर को अगर सचिन आप देखेंगे और समझेंगे तो ये पूरी तस्वीर जो है वो क्रेमलिन की नजर आ रही है। ये वही जगह है, राष्ट्रपति आवास है रूस, जहां पर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन जो है वो रहते हैं और ये ठीक आपको फ्लैग जो है वो नजर आ रहा होगा। और
फ्लैग के ठीक पास में ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाती है क्रेमलिन हाउस की तरफ से, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे ड्रोन को मार गिराया जाता है। एक के बाद एक 2 ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से क्रेमलिन, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना जाता है, व्हाइट हाउस जो सेफेस्ट माना जाता है, और अगर राष्ट्रपति आवास पर हमला किया जाता है और 9 मई यानी कि विक्ट्री डे से ठीक पहले इस हमले को किया जाता है, क्योंकि साफ इस पर रूस यही कह रहा है कि जो हमला है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है और हमें रिटेलिएट करने का यानी कि जवाबी कार्रवाई देने का पूरी तरह से अधिकार है। और ऐसे में देखना ही होगा कि क्या कुछ जवाबी कार्रवाई जो है वो रूस की तरफ से दी जाती है, लेकिन किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई, ये पूरी तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्रेमलिन, जो कि आधिकारिक दफ्तर है पुतिन का, राष्ट्रपति आवास पर हमला किया गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति हाउस पर अगर हमला होता है तो आप समझिए कि इससे ज्यादा बड़ी खबर शायद ही, क्योंकि आप देखेंगे यहां से, अगर आप देखेंगे लाल घेरा जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये है रूस का फ्लैग, और फिर ड्रोन जो है वो आता है और ठीक यहां पर ये देखिए ड्रोन उड़ता हुआ आया और उसके बाद ड्रोन को मार गिराया गया। एक और ड्रोन जो है वो आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, फ्लैग के पास आया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि ये कामयाबी तो मिली है, इस पूरे हमले की साजिश जो है उसको नाकामयाब किया गया है, लेकिन इस पूरे हमले को रूस जो है वो कैसे देख रहा है, क्योंकि आप समझिए, अंदाजा लगाइए, आपातकालीन बैठक जो है वो बुला ली गई है और बैठक के जरिए क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से, जो जेलेंस्की की प्रेस सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि क्रेमलिन पर जो ड्रोन से हमला किया गया, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन रूस तो इस मामले को लेकर जांच करेगा और जांच पर हम देख सकते हैं सचिन, बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है दोनों देशों के बीच, हमले के बीच, दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी यूक्रेन की तरफ से किसी तरह का कोई हमला जो है वो रूस पर किया गया है, उस पर उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने देखा है कि किस तरह से डबल रिटेलिएट जो है वो किया गया। देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ा जूम करके तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, ये पूरा क्रेमलिन आपको नजर आया है और नजर आ रहा होगा, और फिर ऊपर जो है वो फ्लैग जो है वो आपको दिख रहा होगा और फ्लैग के ठीक पास जैसे ही ड्रोन जो है वो आता है और उसके बाद किस तरह से ये कार्रवाई जो है वो क्रेमलिन की तरफ से की जाती है, ड्रोन को मार गिराया जाता है। नीचे आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, किस तरह से क्रेमलिन पर हमला होना ये रूस के लिए बहुत बड़ी बात है। सचिन, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से क्रेमलिन पर हमला होना, और ठीक आपने कहा कि जैसे विक्ट्री डे परेड से पहले हमला होना, क्योंकि विक्ट्री डे परेड जिस वक्त जर्मनी को सरेंडर करवाया था और उस वक्त रशिया ने विक्ट्री डे परेड 9 तारीख को, 9 मई को जो है विक्ट्री डे परेड निकाली थी। कहा जाता है कि कई दिनों तक, घंटों तक वो परेड निकलती रही थी। वो स्ट्रेंथ दिखाती है रूस की, वो स्ट्रेंथ दिखाती है वेस्ट को रूस की, कि कितना ज्यादा उस वक्त सोवियत यूनियन जो है वो कितना ज्यादा एकजुट और कितना ज्यादा पावरफुल था। तो वहां पर अगर ड्रोन से इस तरीके का हमला किया जाता है, यहां पर व्लादिमीर पुतिन, जो कि जिस वक्त युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी को, तब ये कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, यूक्रेन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में एक ऐसा चैप्टर आता है जब 1 साल से ऊपर इस युद्ध को हो गया होता है और यहां पर एक छोटा सा माने जाने वाला देश क्रेमलिन पर हमला कर देता है। ये देखिए, वो ड्रोन जो कि यहां पर क्रेमलिन पर आता है उसको मार गिराया गया। कहा यह जा रहा है कि इस हमले का निशाना खुद व्लादिमीर पुतिन थे। यहां से आप देखिए, यहां से भी ये देखिए जो फ्लैग दिखाया जा रहा है, उससे पहले जो एक ड्रोन आता है, दूसरा ड्रोन उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार गिराया जाता है। तो ये हमले को फेल किया गया रूस की तरफ से, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असैसिनेशन अटेम्प्ट था, ये कहीं ना कहीं एक साजिश थी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, या फिर व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने की। तो ऐसे में मॉडर्न वॉरफेयर में भी, यूके देवनाथ जी, मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट कीजिए, मॉडर्न वॉरफेयर में भी हमने युद्ध देखे हैं, युद्ध हुए हैं, लेकिन तमाम चीजें हमने इसके साथ एक और भी देखी है। आप दूसरे की टेरिटरी पर हमला करते हैं, आप दूसरे के सोल्जर्स को सरेंडर कराते हैं, आप दूसरे की सेना को जो है वो बिल्कुल घुट्टों पर ले आते हैं, लेकिन लीडरशिप को मार गिराने की, असैसिनेशन की एक अटेम्प्ट मॉडर्न वॉरफेयर में मेरे ख्याल से रिसेंटली तो ये पहला ही देखने को मिलेगा। जी हां सचिन, आपने सही बताया। आमतौर पर जितने सभ्य और सिविलाइज्ड देशों में जब युद्ध होता है
तो दुश्मन के शीर्ष नेता को आमतौर पर टारगेट नहीं करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग दुनिया के सभी देशों में है। भारत भी इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल 1965, 1971 के युद्ध में फॉलो करता रहा है। जब हमने पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर या उनके प्रेसिडेंट के रेसिडेंशियल एरिया को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऑफिस एरिया को निशाना नहीं बनाया। इस युद्ध में आज तक जो डेवलपमेंट हुई है, पिछले 440 दिन हो चुके हैं तकरीबन, देखा तो यही गया था कि रूस ने भी अब तक कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऑफिशियल रेजिडेंस या ऑफिस पर हमला नहीं किया था। अब जब ये हमला क्रेमलिन पर हो चुका है, राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर डायरेक्टली हो चुका है, मेरे ख्याल से रूस अब इस युद्ध में अपनी डेफिनेशन को बदल देगा और शायद अब रूस भी कीव में ज़ेलेंस्की के ऑफिस या घर को निशाना बनाना शुरू कर देगा। आज रात को ही क्लियर हो जाएगा कि रूस इस हमले का जवाब कैसे देता है। एक चीज जो मुझे लग रही है कि शायद क्योंकि ये जो वीडियो में जो ड्रोन दिख रहा है, ये छोटा सा ड्रोन दिख रहा है, बहुत ही स्लो मूविंग टारगेट है, मतलब कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन नहीं है, और जो धमाका होता है वो भी बहुत छोटा है। मैंने भी अपने जिंदगी में काफी हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसका जो वॉरहेड कंटेंट है वो देखने से ऐसा लगता है कि उसमें शायद 1 किलो या 2 किलो विस्फोटक सामग्री थी। अब कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ऐसे धमाके तो हिंदुस्तान में दिवाली के दिन ही हमारे बड़े पटाखों में हो जाते हैं। जो आमतौर पे जो लॉन्ग रेंज ड्रोन होते हैं, जैसे कि तुर्की का TB2 बायरेक्टर ड्रोन है जो कि 500,000 किलोमीटर तक जा सकता है, तो इन बायरेक्टर ड्रोन या ऐसे बड़े बड़े ड्रोन में जो वॉरहेड होते हैं उसमें 16 किलो या 18 किलो बारूद यानी TNT होता है। उस धमाके से तो इस बिल्डिंग की छत गिर जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक और चीज सचिन मैं बताऊं, ये जो दूरी है यूक्रेन से लेकर मॉस्को की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये आकलन है, क्योंकि भारत की एयर डिफेंस क्षमता के बारे में मुझे कुछ आइडिया है और S-400 और दूसरे जो रशियन रेडार हमारे पास है मुझे कुछ आइडिया है। ये जो ड्रोन है ये शायद यूक्रेन से उड़ता उड़ता मॉस्को तक नहीं पहुंचा है, ये रशिया के अंदर ही या तो मॉस्को या मॉस्को के आसपास ही जो या तो ये यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन तक की पॉसिबिलिटी है नहीं इतने छोटे से ड्रोन को, और इतना छोटा सा ड्रोन जो है इतने छोटे से विस्फोटक के साथ कैसे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। इज इट टू अर्ली टू से, क्या ये बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन क्योंकि इसकी और तस्वीरें आएंगी तो हम परत दर परत और ज्यादा इस हमले को समझ पाएंगे, दोनों देशों के और रिएक्शंस आएंगे तो और भी पता लग पाएगा। एक और जो नई लेटेस्ट तस्वीर आई है वो अनन्या हमें दिखाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो क्रेमलिन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमला किया गया। देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर के जरिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्रोन जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर इस ड्रोन को मार गिराया जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं। एक और नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, ड्रोन को जैसे ही मार गिराया गया, पूरे तस्वीर में एक रोशनी जो है वो आपको नजर आई होगी। ये देखिए ये तस्वीर जहां पर ड्रोन को मार गिराया गया है। पहली तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, पूरा क्रेमलिन जो है यानी कि रूसी सरकारी दफ्तर जो है वो दिख रहा था, राष्ट्रपति आवास जो है वो दिख रहा था, और उसके बाद फ्लैग के पास ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है, उसको मार गिराया जाता है। एक और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अंदर से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां पर आप देखिए किस तरह से ड्रोन जो है वो यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई और दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो अभी फिलहाल यही उठ रहा है कि इस पूरे हमले को किस तरह से रूस ले रहा है और कैसे अब ये कहा जा सकता है कि जवाबी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि इस हमले की किसी तरह की कोई जानकारी, क्रेमलिन पर हमला किया गया ड्रोन के जरिए, इसकी जानकारी यूक्रेन को नहीं है, लेकिन रूस जो है वो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई को तैयार है। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी जिसका जिक्र कर रहे थे यूके देवनाथ जी, मैं उसी को आगे अगर आप एलेबोरेट करें, एक छोटा सा ड्रोन नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरा ड्रोन उसे मार भी गिराता है, क्या ये जल्दबाजी है अभी कहना कि असैसिनेशन अटेम्प्ट है? जी जी, मैं यही बात कह रहा था, जैसा कि देवनाथ सर ने भी कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और सचिन जी, मैं दो बातें यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा और आपको और आपके दर्शकों के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी स्थिति है, वर्तमान जो विश्व है वो हम एक न्यूक्लियर कंडीशन में रह रहे हैं, और ऐसे में विश्व के नेताओं को जब भी कभी भी इस तरीके की कोई घटना हो
तो उसके ऊपर बहुत ही सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। अभी हमने ये भी देखा था सचिन जी कि पोलैंड में एक मिसाइल जाकर गिरी और पोलैंड एक नाटो का देश है और इसके ऊपर पूरे विश्व में एक गंभीर जो है चिंता पैदा हो गई कि क्या पोलैंड के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है। और उसके ऊपर बाद में जांच हुई तो पता चला कि ये ऐसा रशिया की तरफ से नहीं किया गया था। संभव है कि यूक्रेन का ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम की एक कोई मिसाइल वहां जाकर के गिर गई थी। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील सिचुएशंस होती हैं और ऐसे में विश्व के नेताओं को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं, और उनको सभी को जो है बहुत ही सावधानी के साथ एसेस करना होगा सिचुएशन को कि आखिर ये हुआ क्या था। और अभी जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, जब तक ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो जाता कि ये कोई बड़ा हमला था और यूक्रेन की तरफ से ही किया गया था, तो तब तक इसके बारे में कोई डिसीजन लेना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगी। और यूक्रेन की तरफ से इसे डिनाई किया जा रहा है। यूक्रेन कह सकता है कि ये रशिया के अंदर ही कोई एक साजिश के तहत ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन ने उसके ऊपर कोई हमला बड़ा किया है। रशिया कोई बड़े अटैक का बहाना बना रहा है। 9 मई की विक्ट्री डे परेड आ गई है और विक्ट्री डे परेड के पहले रशिया कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहता है। तो यूक्रेन की तरफ से इस तरीके का जो है तर्क दिया जाएगा। और इस संदर्भ में पहले भी हम देख चुके हैं कि साइकोलॉजिकल जो वॉर है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो पहले से ही चलती रही है। ये इस युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी रही है। तरह तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियोस, तरह तरीके के अनेक जो है अफवाहें हमने देखी है कि लगातार इस युद्ध में उड़ती रही हैं और जिसको कि लेकर के मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान विश्व चूंकि एक बेहद खतरनाक समय में हम रह रहे हैं, सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है। तो ऐसे में यदि रशिया की तरफ से कोई रिटेलिएशन किया जाता है और यदि कोई उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो महाशक्तियां फिर रिटेलिएट करेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमेरिका और नाटो की तरफ से पहले कहा जा चुका है कि यदि किसी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल या इवन की केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल रशिया के द्वारा यदि किया गया तो अमेरिका और नाटो उसे डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और ये पूरा मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, एक विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ही सावधानी के साथ चलना और जिस तरह की इस वक्त हम मेरा में रहते हैं और छोटी सी भी जो चिंगारी एक बहुत बड़ी आग को अंजाम दे सकती है, तो संभल कर जो है वो रिएक्ट। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे बड़ी चीज है। इन्फॉर्मेशन आती है और मिस इन्फॉर्मेशन भी आती, न्यूज भी आती है, फेक न्यूज भी आती, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वही खबर जो है वो पहुंचे इस वक्त विश्व शांति के लिए, जो कि जरूरी है। इस कारण से ये लगातार रिस्पॉन्सिबल कवरेज हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।